हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अजय फार्मावर्स। अगर आपने हमारी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट 1 पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लें। और जहाँ की जो कि है, हमने बहुत इजी वे में समझाया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर कंप्लीट कराया है। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 हमारी यही फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की। इस यूनिट में हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 शेड्यूल सेफ ऑफ ड्रग्स लेवलिंग पैकेजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट 2, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या यूनिट टॉपिक जो हैं वो कवर होने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इंट्रोडक्शन, इसका अपन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे शेड्यूल GHMNPTUVXY पार्ट 12B, शेड्यूल F एंड DMR। ठीक है, ये देखेंगे। सेल ऑफ ड्रग्स कैसे, मतलब कि जो दवाइयाँ कैसे बिकती हैं, होलसेल, रिटेल सेल एंड रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। उसके बाद ऑफेंस एंड पेनल्टीज। ऑफेंस मतलब कि जैसे कि गलतियाँ, मान लो कि हमारा जो रूल्स दिए गए हैं रूल्स के अगेंस्ट काम करना उसको ऑफेंस कहते हैं, और पेनल्टी जो गलतियाँ कर रहे हैं उसकी सज़ा वो पेनल्टीज होती है। ठीक है। लेवलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। लेवल कैसे बनाते हैं हम दवाइयों का, लेवल बनाने के बाद उसकी पैकिंग, जो कैसे दवाइयों की पैकिंग कैसे कंटेनर में होगी, कैसा क्या होगा, वो सब हम देखेंगे अभी आगे। जनरल लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिमेन लेवल, मतलब कि जनरल लेवलिंग रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या यूज़ होगी, और स्पेसिमेन लेवल, स्पेसिमेन मतलब कि जो लेवल होगा उसका एक स्पेसिमेन हमें बना के दिखाना होगा, इसमें क्या क्या होगा, कितना क्या कंटेन करेगा, कितनी IPR होगी, कितनी एक्सपेंट होगा, कलर क्या होगा, ये सब देखेंगे। लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स। अब हमारे कौन कौन से कलर जो हम परमिट कर रखे हैं पीस, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने कौन कौन से कलर परमिट कर रखे हैं कि हम ये दवाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अब एक्ट और रूल, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्ट रूल देखेंगे। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, DTAB का, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, CDL का, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी का, DCC का, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट का, ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, ड्रग इंस्पेक्टर का। इन सब का हम क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, इन सब के हम ये देखेंगे, रूल्स देखेंगे, एक्ट और रूल्स देखेंगे। ठीक है। तो हम जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक शुरू करने, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम ये पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो यूनिट 2 का हमारा ये वाला टॉपिक पहला है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इंट्रोडक्शन। तो हमारा ये मेन पहली चीज़ है, ये है क्या, जो हम ये ड्रग एक्ट और कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, तो ये है क्या, पहले हम देखते हैं। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज़ अ लॉ इन इंडिया। ये हमारा क्या है, ये एक लॉ है हमारे इंडिया में। ठीक है। इट वॉज इनेक्टेड टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर। ये हमारे, ये किस लिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकें, सेल कर सकें, बेच सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, मतलब कि बांट सकें। इंपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कि कहीं से कोई चीज़ दूसरे देश से हमारे देश में लाना है, और एक्सपोर्ट हमारे देश से दूसरे देश में ले जाना। एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, और उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकें। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का ये हमारा हो गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो हमारे ये क्या है, एक लॉ है इंडिया में जिसके तहत हम क्या करते हैं, दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला हमारा लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इंश्योर दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर सेफ इफेक्टिव, ये पता करने के लिए हमारी जो दवाइयाँ हमारी और कॉस्मेटिक्स चल रही हैं हमारी मार्केट में, वो सेफ हैं या नहीं, सेफ हैं और इफेक्टिव हैं भी या नहीं है। टू प्रिवेंट द सेल ऑफ स्पूरियस, एडल्टेटेड और मिसब्रांडेड प्रोडक्ट्स। और जो हमारी जो स्पूरियस दवाइयाँ हैं जो गलत हैं, बेकार हैं, एडल्टेटेड मिलावटी वाली, मिसब्रांडेड, जिनका ब्रांड सही नहीं है, ठीक है, उन पर रोकथाम लगा सकें। ठीक है।
टू रेगुलेट लेबलिंग, पैकिंग एंड एडवर्टाइजमेंट टू इंश्योर फेयर ट्रेड एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। और उसमें क्या करते हैं, हम लेबलिंग देखते हैं सही है नहीं, पैकिंग देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है, और इसका हम प्राइस देखते हैं टू इंश्योर फेयर ट्रेड एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर का जो कंज्यूम करता है उसका इंटरेस्ट हम देखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इंश्योर फेयर रेट। और जो हमारा फेयर है मतलब कि जो प्राइस है दवाइयों का वो देखते हैं कि सही है, कंज्यूमर से सही ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, शेड्यूल। शेड्यूल GHMNPIUVXY पार्ट 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 12B, 12B है, ठीक है। शेड्यूल F एंड DMR, ठीक है। शेड्यूल पहले हम देखते हैं शेड्यूल जी। शेड्यूल जी हमारा क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं विच आर सेफ टू मैन्युफैक्चर, मतलब कि वो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कर सेफ होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर सेफ टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। सेल और डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मतलब कि कंडीशन के हिसाब से उनको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में पैरासीटामोल हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया। अब हम देखते हैं शेड्यूल एच। हमारा शेड्यूल एच क्या कह रहा है, सर्टेन ड्रग्स अदर देन शेड्यूल एक्स, मतलब कि कुछ दवाइयाँ होती हैं पर शेड्यूल एक्स को छोड़ के, शेड्यूल एक्स में जो भी दवाइयाँ होती हैं उनको छोड़ के, विच कैन बी सोल्ड बाय रिटेल, वो क्या है हमारी रिटेल में सेल हो सकती हैं, ऑन प्रिस्क्रिप्शन बाय RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। ये हमारा हो गया RMP, ठीक है। तो RMP का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। एग्जाम्पल में इसमें एटिनोलॉल आ जाएगा, मेटफॉर्मिन आ जाएगा, ठीक है। शेड्यूल एम देखते हैं इसके बाद, सर्टेन ड्रग्स कुछ दवाइयाँ जो कि शेड्यूल एक्स को छोड़कर और क्या होगा रिटेल में हमारी बेची जा सकें बिना प्रिस्क्रिप्शन, मतलब बिना पर्चा के हमारी जो दवाइयाँ हैं वो बेची जा सकें, और शेड्यूल एक्स की दवाइयों को छोड़कर वो हमारी शेड्यूल एम में रखी गई हैं, वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन मेरा मान लो कि हमारा लिखेगा RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये बिना पर्चे के भी दवाइयाँ हम दे सकते हैं, जैसे कि हमारा ORS हो गया, पैरासीटामोल हो गया, सिट्रीजिन हो गया, ये हमारे बिना पर्चे के भी मिल सकती हैं, ठीक है। शेड्यूल एन में देखते हैं क्या, सर्टेन फॉर्मुलेशंस टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, मतलब कि कुछ फॉर्मुलेशन दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि बेच सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बिना हम डॉक्टर की सलाह के पेशेंट को डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल एन में हमारी वो दवाइयाँ रखी हुई हैं जो कि सर्टेन फॉर्मुलेशन टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, मतलब कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ फॉर्मुलेशन हम दे सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कफ सिरप हो गया, मल्टीविटामिन सिरप हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं शेड्यूल पी। शेड्यूल पी में क्या है, ड्रग्स टू विच स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टेस्ट लाइसेंस अप्लाई, मतलब कि इसमें वो दवाइयाँ हैं जो कि सिर्फ स्पेशल काम के लिए बनाई गई, जैसे कि हमारे स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू टेस्ट लाइसेंस अप्लाई, जो कि हमारी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि न्यू ड्रग्स फॉर टेस्टिंग, जो नई दवाइयाँ हैं वो टेस्टिंग के लिए बनाई जाती हैं, उनके लिए हमारा लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। शेड्यूल टी में क्या देखते हैं, शेड्यूल टी सब्सटेंसेस अदर देन शेड्यूल एक्स फॉर टेस्ट एनालिसिस और रिसर्च, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो शेड्यूल एक्स को छोड़कर जो कि टेस्ट और एनालिसिस और रिसर्च में यूज होंगे। एग्जांपल में केमिकल्स फॉर लेबोरेटरी, जैसे केमिकल हो जाएंगे हमारे लेबोरेटरी यूज के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं शेड्यूल यू। शेड्यूल यू हमारा क्या कह रहा है, शेड्यूल यू कह रहा है ड्रग्स फॉर विच कंडीशन ऑफ स्टोरेज आर टू बी स्पेसिफाइड ऑन द लेवल, मतलब कि दवाइयाँ हैं जिस कंडीशन पे हमारे स्टोरेज में जो है मतलब कि हमारी स्टोर करी गई हैं ऑन द लेवल स्पेसिफाइड ऑन द जो और वो है वो हमारी लेवल पे बता दिया गया है, जैसा कि इंसुलिन हो जाता है, वैक्सीन हो जाता है। शेड्यूल बी हमारा क्या कह रहा है, वी ड्रग्स फॉर विच स्पेशल, दो बार स्पेशल हो गया, ड्रग्स फॉर विच स्पेशल पैकिंग प्रोविजन आर टू बी कंप्लाइड विद, हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारी स्पेशल पैकिंग ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा उसमें एग्जाम्पल आयोडीन हो जाता है, स्पीड हो जाती है, इनके लिए स्पेशल हमें
पैकिंग की ज़रूरत होती है। अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल एक्स। इसमें क्या है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। इसमें हमारी नार्कोटिक दवाइयाँ आ जाएंगी जो कि हैबिट बना देती है बॉडी में। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स नार्कोटिक साइकोट्रोपिक टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। ये हमारी दवाइयाँ जो बिना आरएमपी के मर्जी से हम दवाइयाँ डायरेक्ट पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया मॉर्फिन, डायज़ेपाम, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन बिना पर्चे के ये दवाइयाँ हम नहीं दे सकते हैं। अब शेड्यूल बाई नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसमें हमारे नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आ जाते हैं, जैसे कि हीरोइन आ गया, LSD आ गया, ठीक है। अब पार्ट 12 भी देखते हैं। पार्ट 12 बी प्रोविज़न रिलेटिंग टू मेडिकल डिवाइसेस। इसमें जो मेडिकल डिवाइसेस हमारे आ जाते हैं, जैसे कि सिरंज हो गया, कैथीटर्स आ गया, ठीक है। अब शेड्यूल एफ देखते हैं क्या है। जनरल कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद बाय फॉर लाइसेंस अंडर द एक्ट। मतलब इसमें जो कंडीशन कुछ अप्लाई होंगी किसके लिए, लाइसेंस अंडर द एक्ट, मतलब कि एक्ट के तहत लाइसेंस अप्लाई करनी जरूरी होती है। जैसे कि जनरल, इसमें जनरल लाइसेंस कंडीशन जरूरी होती है। अब DMR देखते हैं हम। ड्रग मास्टर फाइल अदर अथॉरिटीज़, मतलब ड्रग मास्टर फाइल इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें क्या है, हमारी जो DMR में क्या है, ये ड्रग मास्टर फाइल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू बी सबमिटेड टू रेगुलेटरी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को जमा करनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में ड्रग टेक्निकल डाटा, ड्रग टेक्निकल डाटा आ जाएगा, स्टेबिलिटी डाटा आ जाएगा, ठीक है। सेल, अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, ये शेड्यूल्स हो गया इसका कंप्लीट। सेल ऑफ ड्रग्स, कैसे दवाइयाँ बिकती हैं, होलसेल में, रिटेल सेल में एंड रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। पहले हम होलसेल देखते हैं क्या है। होलसेल में क्या, सेल ऑफ ड्रग्स इन लार्ज क्वान्टिटी, मतलब कि ढेर ज़्यादा मात्रा में बेचना ही रिपोर्ट होलसेल कहलाता है। ओनली टू लाइसेंस पर्सन, मतलब कि जो जिनके पास लाइसेंस है उनको ही हम बेच सकते हैं होलसेल में। जैसे कि रिटेलर्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, या तो मेडिकल्स हो गया, मस्ट हैव होलसेल लाइसेंस, और उनके पास होलसेल की लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी हम उनको होलसेल में बेच सकते हैं। बिना होलसेल लाइसेंस के उनको नहीं दे सकते हैं, फिर वो आगे रिटेल में बेचेंगे। अब हम देखते हैं रिटेल क्या है अपना। सेल ऑफ ड्रग्स टू द जनरल पब्लिक, मतलब कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में पब्लिक में बेचना, ठीक है। सेल ऑफ ड्रग्स टू द जनरल पब्लिक इन स्मॉल क्वान्टिटी पर्सनल यूज, मतलब कि जैसी पेशेंट की ज़रूरत होगी वैसे ही उस पेशेंट को दवाई देंगे, ठीक है, इसमें जितनी उसकी नीड होगी। मस्ट हैव रिटेल लाइसेंस, और उनका रिटेल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रिटेल सेल में आ जाएगा। होलसेल क्या है, ज़्यादा मात्रा में हमारी, होलसेल मतलब कि ज़्यादा मात्रा में बेचना, और रिटेल सेल में कम मात्रा में बेचना, जितनी की ज़रूरत है। एक एग्जांपल से समझ लो। होलसेल में मान लो कि जैसे कि सब्जी, मान लो कि सब्जी हमारी रेगुलर यूज़ में होती है, ठीक है। तो सब्जी हम एक दिन में, मान लो हमें एक शाम को खाना बनाना है, ठीक है, और हम डेली जाते हैं मार्केट साइड से निकल के आते हैं, तो हम डेली टू डेली सब्जी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये किस में आ जाएगा, ये रिटेल में आ जाएगा। हमारी मात्रा की ज़रूरत, मतलब कि जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी ले रहे हैं। और होलसेल में क्या है कि हम मार्केट नहीं जा पा रहे हैं हफ्तों से, तो हम क्या करेंगे, उसमें बल्क में लेके आएंगे हम सब्ज़ी, ठीक है। बल्क में लेके आएंगे और अपनी हफ्ते भर या 4 दिन चलाएंगे, वो हो जाएगा होलसेल में। और ये हमने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये होलसेल वाला जो होगा, होलसेल में लाए जो देगा, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के तहत समझा रहा हूँ, ना कि बल्कि ये बता रहा हूँ कि आप ला सकते हैं ढेर सारी। सिर्फ मैं यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि होलसेल में आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस ज़रूरत होगा। मान लो कि आपका मेडिकल है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल छोड़ो, हम दूसरा बता रहे हैं मेडिकल के हिसाब से। आपका मेडिकल है या हॉस्पिटल है, ठीक है, आपका हॉस्पिटल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो ऐसा तो है नहीं कि डेली एक एक स्ट्रिप लेने जाएंगे आप इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो हॉस्पिटल के लिए आप बल्क में खरीदेंगे, तो ये कैसे खरीदेंगे, होलसेल में खरीदेंगे, ठीक है। अब हॉस्पिटल में जो दवाई है वो आप पेशेंट को बेचेंगे, वो किस में बेचेंगे, रिटेल में।
अब रिटेल में बेचेंगे पेशेंट को एक एक दो दो स्ट्रिप जैसे पेशेंट की नीड होगी, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा होलसेल और रिटेल। अब रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देखते हैं क्या होता है। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, अब रिस्ट्रिक्टेड इशूड फॉर सेल ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड ड्रग, ये क्या कुछ दवाइयों के लिए ही हमारा इशू किया जाता है ये वाला लाइसेंस। लिस्ट ऑफ सच ड्रग नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, और जो दवाइयों की जो लिस्ट होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर दी जाती है। लाइसेंस होल्डर ओनली कैन सेल रिस्ट्रिक्टेड, और जो जिसके पास लाइसेंस होगी वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड दवाइयाँ ही बेच सकता है। अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे क्या होता है दवाई वाला सिस्टम। पहले तो हमारे इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। ये हमारा इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक। मैन्युफैक्चर होने के बाद हमारा होलसेल में जाएगा। होलसेल में कौन लेगा, या तो हॉस्पिटल लेगा या रिटेल। होलसेल मैन्युफैक्चर करेगा जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर करेगा फिर होलसेल में बेचेगा। होलसेल बेचने के बाद रिटेलर लेगा या हॉस्पिटल लेगा। फिर रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर को बेचेगा रिटेल में, पब्लिक जो हमारी जनरल पब्लिक होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा ये हो गया पूरा प्रोसेस, ठीक है, दवाई का। अब रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस देखते हैं, इसमें क्या है, सिर्फ नोटिफाइड रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स की सेल की परमिशन होती है। सिर्फ जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स होती हैं उनको सेल करने की परमिशन मिलती है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में। अब हम इजी वे में देखें होलसेल क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी टू लाइसेंस पर्सन, इसमें हम लार्ज क्वांटिटी के हिसाब से बेच सकते हैं होलसेल में। रिटेल में गए स्मॉल क्वांटिटी टू पब्लिक, मतलब कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी जितनी जिसको जरूरत है उतनी मात्रा में बेच सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ओनली नोटिफाइड स्पेसिफाइड, इसमें सिर्फ जितनी दवाइयाँ नोटिफाई की जाती हैं वही हम बेच सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। अब हम देखते हैं ऑफेंस और पेनल्टीज़। ऑफेंस मतलब कि मैं बता चुका हूँ, ऑफेंस रूल्स के अगेंस्ट काम करना, जैसे कि रूल्स तोड़ना, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर ये फॉलोइंग ये इतने हमने यहाँ पे दे रखे हैं रूल्स, अगर इनको तोड़ के काम करता है तो वो ऑफेंस कहलाता है, मतलब कि रूल्स के अगेंस्ट काम करना ऑफेंस कहलाता है। विदाउट लाइसेंस ड्रग्स का मैन्युफैक्चर और सेल स्टोर का एग्जीक्यूट करना भी हमारा ऑफेंस कहलाता है। स्पूरियस अडल्ट्रेटेड और मिसब्रांडेड ड्रग्स को बेचना भी हमारा ऑफेंस कहलाता है। लेबल पर गलत इन्फॉर्मेशन देना वो भी ऑफेंस कहलाता है। प्रोहिबिटेड ड्रग्स का सेल या एडवर्टाइजमेंट करना वो भी ऑफेंस कहलाता है। गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेशन करना ऑफेंस कहलाता है, मतलब कि कोई दवाई आपने बनाई है वो लाइसेंस बिना लाइसेंस के बनाई है, या मिस ब्रांडेड है, या अडल्ट्रेटेड है, या उस पर इंफॉर्मेशन गलत है, या कि जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है वो आप बना रहे हैं, ठीक है। या भी मान लो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कोई दवाई मैन्युफैक्चर नहीं करें तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। अब ये ऑफेंस कहलाएगा। तो और हम इसका अब देखते हैं पेनल्टीज़ क्या होता है। और पेनल्टीज़ हमारी वो होती है जो ऑफेंस के लिए सज़ा होती है, वो पेनल्टीज़, मतलब कि जो आप गलतियाँ कर रहे हैं ऑफेंस में, ऑफेंस जो है उसकी सज़ा जो होती है उसे हम पेनल्टी कहते हैं। अब हमारी कितनी तरह की होती है पेनल्टी, ठीक है। माइनर ऑफेंस, ठीक है, मतलब कि छोटी गलतियाँ। इम्प्रेसमेंट अप टू 6 महीने, मतलब कि 6 महीने की या तो जेल हो सकती है, और फाइन अप टू 1000, 1,000 का फाइन लग सकता है, और या तो दोनों हो सकते हैं माइनर ऑफेंस में। अब मेजर ऑफेंस में इम्प्रिजमेंट अप टू 3 साल की सज़ा हो सकती है, और फाइन हो सकता है 10,000 का, या तो दोनों हो सकते हैं इसमें भी। कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब कि लगातार आप गलतियाँ करे जा रहे हैं, वही रूल्स तोड़ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा एडिशनल फाइन लग सकता है 500 का, वो भी हर एक दिन का, मतलब डेली का, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट कॉन्विक्शन, एक गलती होने के बाद। अब हम इसकी टेक्निक ऑफेंस सीधे भाषा में याद रखो कि रूल्स को तोड़ना। ऑफेंस की सज़ा को हम कहते हैं पेनल्टी, जैसे कि जेल, फाइन या दोनों। तो हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, हम 5वां टॉपिक देखने जा रहे हैं। दवाई बना ली हमने, दवाई बनाने के बाद उस पर हम लेबलिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स। लेबलिंग क्या होता है, जो दवाई हमने बनाई है उसमें क्या क्या मिश्रण है, क्या API है, क्या कलर क्या क्या रिएजेंट यूज किया है, और जो भी हमने बेस वगैरह लिया है उस सब की इंफॉर्मेशन देना। पैकेजिंग क्या होता है, ड्रग को सेफ स्टोर करना, ठीक है, किसी
कंटेनर में, किसी पैकेट में हो, ठीक है, उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। लेबलिंग मीन्स ऑल द रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर ऑन द कंटेनर ऑफ अ ड्रग। कंटेनर, जो ड्रग का कंटेनर होता है उसमें हमारा जो लेवल जो पेस्ट होता है, ठीक है, उस पर ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, उसी को हम लेबलिंग कहते हैं। पैकिंग मीन्स द कंटेनर इन विच द ड्रग इज kept for sale। और कंटेनर वो होता है जिसमें हमारी ड्रग को रखा जाता है और वो सेफ रहती है उसमें, ताकि आगे हम कोई मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर से कंटामिनेट ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे कि वो कंटामिनेट से ख़राब हो जाए, इसलिए वो पैकिंग हमारे कंटेनर में स्टोर की जाती है, उसके बाद हम सेल कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये हमारा पैकिंग है। अब देखते हैं लेबलिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। प्रॉपर लेवल विथ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक सही अच्छा लेवल होना चाहिए और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर होनी चाहिए। लेवल शुड बी क्लियर, लेवल हमारा जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रोमिनेंट एंड लेजिबल होना चाहिए। लेवल शुड नॉट बी फॉल्स, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ना ही मिसलीडिंग, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उस पर। लेवल शुड बी इन इंग्लिश, लेवल जो है इंग्लिश में होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अस पर रूल्स इफ रिक्वायर्ड, और एडिशनल उसकी इन्फॉर्मेशन जो है अगर रूल्स के तहत वो रिक्वायर है तो उसको लिखना ज़रूरी है। ये हमारा लेवलिंग में आ जाएगा। अभी हम इसका एक सैंपल दिखाएंगे आगे बना के। पैकिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स शुड बी पैक्ड इन अ गुड क्वालिटी कंटेनर। कंटेनर जो है वो हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैकिंग शुड प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डैमेज, मॉइस्चर, कंटामिनेशन एंड लाइट। जो पैकेजिंग करते हैं ड्रग की, तो वो क्या करता है पैकिंग का, हमारा कंटेमिनेट होने से बचाता है, मॉइस्चर नहीं होने देता है ड्रग में, ना ही कोई डैमेज होगा हमारे ड्रग में, और लाइट से बचाता है। पैकिंग शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज, और जो पैकिंग है एक ड्रग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी ड्रग छोटी सी है और कंटेनर हमने बहुत बड़ा ले रखा है, तो ऐसे इसमें नहीं चलेगा। हमारे ड्रग के अकॉर्डिंग ही हमारा कंटेनर होना चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग, और जो कंटेनर है वो ड्रग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रग जो हमारी है वो प्लास्टिक से रिएक्ट कर रही है तो प्लास्टिक में तो वो हमारा कंटामिनेट हो जाएगी, इसीलिए हमें ग्लास जार में रखना होगा। तो ड्रग के अकॉर्डिंग ही हमें उसका पैकेजिंग करनी होगी, ठीक है। तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ईजिली ब्रेकेबल, और जो हमारा कंटेनर होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ईजिली ब्रेक ना हो सके, ठीक है। ये हमारा पैकेजिंग में हो जाएगा। अब जनरल लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स, अब इसमें क्या क्या लेवलिंग रिक्वायरमेंट होती है और स्पेसिमेन एक देखेंगे, लेवल का एक स्पेसिमेन दिखाएंगे अभी। तो सबसे पहले नेम ऑफ ड्रग का नेम होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेंथ और पोटेंशियल उसकी लिखी होनी चाहिए लेवल पे, दूसरा डोसेज फॉर्म कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, या कैसी भी गैस है, कंपोजिशन क्या क्या मिश्रण है, बेच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो हमारा ये लेवल का स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन, ठीक है। सबसे पहले हमारा पैरासीटामोल टेबलेट अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, पैरासीटामोल 500 mg, ठीक है। एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक ड्रग है ये। इसमें एक स्टेप में 100, मतलब कि एक पूरे उसमें 100 टैबलेट्स होंगी। बेच नंबर, ये बेच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP करनी है, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। कंपोजिशन देख लो क्या क्या है। ईच अनकोटेड टैबलेट्स कंटेन पैरासीटामोल IP 500 mg, एक्सपीरियंट्स जो भी हैं ग्राम पर ml, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय ABC फार्मा, 123 इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली 110020, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, ठीक है। ये हमारी इधर की है, कीप इन कूल एंड ड्राई एंड डार्क प्लेस, ठीक है, और कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारा स्पेसिमेन हो गया। स्पेसिमेन के बाद हम देखते हैं हमारे जो दवाई जो होती है कि जो दवाई होती है उसमें कलर्स जो यूज इस्तेमाल होते हैं, लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स वो देखते हैं। लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स, हमारे जो कलर परमिट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने ड्रग्स में यूज़ करने के लिए वो पढ़ते हैं। परमिटेड कलर्स आर दोज कलर विच आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं कि वो आप यूज़ कर सकते हैं दवाइयों में। एंड आर अलाउड टू बी यूज इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ड्रग ऐसे कलर्स जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर देंगे आप दवाई में यूज़ कर सकते हैं, उन्हें परमिटेड कलर्स कहते हैं। बाय यूज क्यों यूज़ किए जाते हैं कलर्स,
हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। मैक्स टैबलेट कैप्सूल मोर अट्रैक्टिव, और हमारा कलर जो हो जाता है मेडिसिन पे तो हमारा अट्रैक्टिव हो जाती है दवाइयाँ कि अच्छी लगती हैं देखने में। डिफरेंट मेडिसिन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, और जो हमारी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं ज़्यादातर। कॉमन परमिटेड कलर्स, हमारे कॉमन जो कलर्स कौन से हैं? टेट टर्ट्राजीन हो गया हमारा पहला, सनसेट येलो हो गया, कार्मोइसिन हो गया, कौनसिए हो गया, ब्रिलियंट ब्लू हो गया, फास्ट ग्रीन हो गया। ये कलर हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे हैं कि आप ये ड्रग्स में यूज़ कर सकते हैं, ड्रग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। The Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945 are administered by the central and state government through various authorities for the proper control of drugs and cosmetics. ऐसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1914 के जो रूल है 1945, इनको एडमिनिस्टर कराया गया है किससे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि वेरियस अथॉरिटीज़ के थ्रू हुआ है। उनका प्रॉपर कंट्रोल है ड्रग्स और कॉस्मेटिक पर। ठीक है, अब जो अथॉरिटीज़ हैं इस एक्ट के तहत अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों की है। पहले DTAB है हमारा, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DCC है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, CDL है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ड्रग इंस्पेक्टर है। ड्रग इंस्पेक्टर हमारा लास्ट में आता है। ये सब इतने हमारे ये करने के बाद भी हमारी ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर हो पाएगी, होलसेल के लिए बेचने के लिए निकल पाएगी। अब रूल्स और फंक्शंस देखते हैं DTAB का। ठीक है, एडवाइसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स। ये DTAB क्या है? ये हमारा ये DTAB हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। ठीक है, ये क्या करता है? एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पर। ठीक है, और DCC एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स। ये हमारा DCC क्या कहता है? गवर्नमेंट को एडवाइस करता है अगर पॉलिसी मैटर्स पर। CDL सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कोलकाता में है CDL। ये क्या कहता है? ड्रग को टेस्ट करता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से इनको टेस्ट करता है और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में बताता है कि ऐसा ऐसा है। गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इनको, जो कि ड्रग के सैंपल्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए। लाइसेंसिंग अथॉरिटी देखते हैं क्या कहता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट्स, सस्पेंड्स और कैंसल्स लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, सेल, स्टॉक, एक्सहिबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है वो ये तो ग्रांट करेगा, लाइसेंस देगा या सस्पेंड करेगा या कैंसिल कर देगा, जो मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग्स कॉस्मेटिक का। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है? सुपरवाइजन द वर्किंग ऑफ सुपरवाइजर्स द वर्किंग ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सुपरवाइज करता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कैन कॉल द रिकॉर्ड्स एंड गिव डायरेक्शन, और डायरेक्शन देता है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या कहता है? ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टू इंस्पेक्ट परमिशंस, एग्जामाइन डॉक्यूमेंट, टेक सैंपल ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक। और ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ड्रग इंस्पेक्टर को ताकि वो देख सके, डॉक्यूमेंट चेक कर सके लीगल डॉक्यूमेंट है या नहीं है ड्रग और कॉस्मेटिक का। जैसे कि हमने कोई मेडिकल खोला है, ठीक है, तो उसके हमें लीगल डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, लाइसेंस बनवानी पड़ेगी। अगर हमारे लीगल लाइसेंस नहीं होगी तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो हमारा सील कर सकता है हमारी मेडिकल। ठीक है, इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर है वो हमारा इंस्पेक्ट करता है। एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शंस ऑफ DTAB।
अब इस्टेब्लिशमेंट हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। इच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको अंडर सेक्शन 3 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन मेडिकल फार्मास्यूटिकल साइंटिफिक। ये क्या करता है, हमारे एक्सपर्ट को कंसिस्ट करता है इसमें DTAB में, जो कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। कंपोजिशन कौन कौन होता है इसमें? चेयरमैन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मेंबर्स एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन, जो कि मेंबर्स ऐसे मेडिसिन में एक्सपर्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपर्ट हों। मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर की सेक्रेटरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एडवाइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर। इसमें जो DTAB है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जब जो भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं हमारे ड्रग और कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, ठीक है। सजेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं दवाइयों को वो सजेस्ट करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एडवाइसेस ऑन द एडिशन ऑफ न्यू ड्रग इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल। और हमारी ये भी एडवाइस करते हैं कि हमारी नए ड्रग को शेड्यूल में ऐड न्यू ड्रग को शेड्यूल में ऐड करें। एडवाइसेस ऑन द बैन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। और एडवाइस करते हैं किसी दवाई को जो मार्केट में नहीं चलने लायक उसको बैन करें या रिस्ट्रिक्ट करें, जो कि मैन्युफैक्चर हो रही, सेल हो रही, डिस्ट्रीब्यूट और एनी ड्रग कॉस्मेटिक इन द कंट्री। एडवाइसेस ऑन मैटर रिफर टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और एडवाइस करते हैं कोई भी मैटर हो हमारे दवाई से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब DTAB डज नॉट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। इट ओनली गिव एडवाइस, जो क्या है वो सिर्फ एडवाइस देता है। फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय सेंट्रल, सिर्फ एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाकी फाइनल डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद लेती है। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC। एक सेकंड रुकना अभी। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी इज अ स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये एक हमारी ऐसी कमेटी है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अंडर सेक्शन 4 के अंडर इस कमेटी को बनाया जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इट एडवाइजेस to the state government on matters relating to the administration of the act and rules। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जो कि मैटर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स के तहत। अब इसमें कंपोजिशन क्या क्या होते हैं? चेयरमैन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपर्ट्स ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वही इसमें मेंबर्स में आते हैं। मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करता है मेंबर सेक्रेटरी को। फंक्शन और ड्यूटीज उसके क्या क्या होते हैं DCC के? एडवाइसेस स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ये क्या करता है? एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं ड्रग और कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड। एडवाइसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। और हमारी जो स्टैंडर्ड है दवाइयों को उनको भी एडवाइस करती है। इसको इतना अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है दवाई, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए एडवाइस करती है। और जो कि दवाइयाँ कुछ गड़बड़ हैं, मतलब एडल्ट्रेटेड हैं, उनको भी एडवाइस करती है कि इनको हमारा बैन किया जाए या और कुछ किया जाए। एडवाइसेस ऑन द इंक्लूजन ऑफ न्यू ड्रग्स इन द शेड्यूल। और क्या कहते हैं? हमारी न्यू शेड्यूल में न्यू ड्रग्स का ऐड करने के लिए भी कहती है स्टेट गवर्नमेंट। एडवाइसेस ऑन द प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। और एडवाइस करती है कि कोई भी दवाई है जो एडल्ट्रेटेड है या स्पूरियस है उनको प्रोहिबिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना मैन्युफैक्चर करने से, ठीक है। ये भी करती है। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब बाय रूल। और कुछ फंक्शन प्रिस्क्राइब किए गए होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी उनको एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को।
CDL देखते हैं आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL इज अ लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारी लैब होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करती है फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक थ्रू आउट इंडिया। किस लिए हमारी इस्टेब्लिश करती है? ताकि हम कंट्रोल कर सकें हमारे ड्रग और कॉस्मेटिक इंडिया में। हाउ इसका इस्टेब्लिशमेंट? CDL इज इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और CDL जो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, मेंटेन भी कर रही है। फंक्शन और ड्यूटीज इसके क्या है हम लोग लिख रहे हैं। टू टेस्ट एंड एनालाइज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। दवाइयों को टेस्ट करना, एनालाइज करना ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेबोरेटरी का काम है। टू अंडरटेक टेस्ट, दवाइयों का टेस्ट लेना, और सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कंसेंट बाय द स्टेट, जो कि दवाइयाँ हैं स्टेट गवर्नमेंट लैब में भेजती है, उनको टेस्ट किया जाता है और उनका सैंपल चेक किया जाता है कि सही है या नहीं है, या अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, स्प्यूरियस तो नहीं है, मिसब्रांडेड तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। टू गिव साइंटिफिक एडवाइस एंड असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। और ये हमारा CDL क्या है? एडवाइस देता है, हमारा एडवाइस देता है, असिस्टेंस मतलब कि देता है, असिस्ट करता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ टेस्ट फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। और हमारे उसके लिए टेस्ट करता है दवाइयों का कि ये स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। टू ट्रेन पर्सनल ऑफ स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस में भी प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट। और कुछ फंक्शंस हैं जिनको प्रिस्क्राइब करता है जो कि गवर्नमेंट ने रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अब CDL हम शॉर्ट में देखें तो CDL हमारा क्या होता है? इट इज़ द अपेक्स लेबोरेटरी इन इंडिया फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कंट्रोल, प्रोवाइड साइंटिफिक सपोर्ट टू मेंटेन क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। CDL हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है जो कि हमारा बताता है स्टेट गवर्नमेंट की दवाई हमारी सही है या नहीं है, चेक करता है दवाई की स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी, ठीक है, क्वालिटी चेक करता है और बताता है स्टेट गवर्नमेंट को ये सही है या नहीं, मार्केट में चलने लायक है या नहीं है, ठीक है। ये काम होता है हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। अब देखते हैं गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट। गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट जो होता है उसका काम क्या होता है? पहले तो ड्रग एनालिस्ट होता क्या है? इट इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। इसलिए अपॉइंट करती है ड्रग्स को एनालाइज करने के लिए, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को एनालाइज करने के लिए कि सही है दवाइयाँ या नहीं है। एंड टू गिव रिपोर्ट ऑन द क्वालिटी, और रिपोर्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है कि जो दवाई है उसकी क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है ऑफ सच, और जो दवाइयाँ हैं उनकी, ठीक है, और कॉस्मेटिक्स की। अब अपॉइंटमेंट, जो हमारा जो गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट होता है वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करते हैं। ये मस्ट पास है द प्रिस्क्राइब, और उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन दी गई होंगी उनको क्लियर करना होगा, तभी वो गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट बन सकता है। इस टर्म एंड कंडीशंस आर एज पर रूल मेड बाय द स्टेट, और उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही होंगे। इसका फंक्शन देखते हैं, पावर क्या क्या होती है इसकी, ठीक है, फंक्शन, पावर और ड्यूटी, काम। पहला टू एनालाइज एनी ड्रग, पहले तो हमें सबसे पहला काम क्या होगा? ड्रग को एनालाइज करना, ड्रग और कॉस्मेटिक को एनालाइज करना है। उसके बाद सेंड टू हिम बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उसको भेजे जाएंगे चेक देखने के लिए। ड्रग इंस्पेक्टर और एनी कोर्ट, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर को या एनी कोर्ट को। टू एग्जामाइन द सैंपल एंड कैरी आउट नेसेसरी टेस्ट एज पर ऑफिशियल मेथड्स, उसको एग्जामाइन करेगा, उसको चेक करेगा सैंपल को, और उसके जो नेसेसरी टेस्ट होंगे दवाई के, ड्रग के, उनको ऑफिशियल मेथड्स के हिसाब से उनको टेस्ट करेगा। टू गिव अ रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच एनालिसिस, और उसको लिख के रिपोर्ट देनी होगी कि इसमें क्या क्या कैसा क्या दवाई है, ठीक है या नहीं है, ठीक है, बाकी सभी को लिख के देगा गवर्नमेंट को। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल एनालिसिस एंड रिपोर्ट, जो उसका रिकॉर्ड बना के रखना होगा, और एनालिसिस और रिपोर्ट का, जो वो एनालाइज करेगा, रिपोर्ट लिखेगा, उसका मेंटेन रिकॉर्ड रखना होगा उसके पास। टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एस मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल, और उसको
जो फंक्शन प्रिस्क्राइब परफॉर्म और वो फंक्शंस उसको करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे रूल्स, उन रूल्स के हिसाब से उसको टेस्ट और एग्जामाइन करना पड़ेगा ड्रग्स को। ठीक है, ये हमारे ड्रग एनालिस्ट का फंक्शन पावर ड्यूटीज़ हो गए। अगर हम शॉर्ट में देखें एक लाइन में, तो हमारा ड्रग जीडीए क्या है, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट। ये जीडीए इज ए साइंटिफिक एक्सपर्ट, एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किस लिए अपॉइंट करती है, टेस्ट करने के लिए, ड्रग और कॉस्मेटिक को टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट को दिखाएगा कि दवाई जो ड्रग बनी हुई है वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट का काम हो गया। अब हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमारी क्या करती है, इट इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो पर्सन होगा उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा टू ग्रांट, सस्पेंड और कैंसल लाइसेंस। किस लिए अपॉइंट करेगा, लाइसेंस को ग्रांट बनाने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, या तो लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए। जो कि लाइसेंस किसकी होगी, मैन्युफैक्चरिंग की होगी, सेलिंग की होगी, स्टॉकिंग की होगी, एक्सहिबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक की होगी। अब इसके हम फंक्शंस देखते हैं क्या क्या है। टू ग्रांट लाइसेंसेस फॉर मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोर, एक्सहिबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। लाइसेंस दी जाएगी किस लिए, ताकि हम दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकें, सेल कर सकें, स्टॉक कर सकें, एक्टिवेट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, टू रिन्यू लाइसेंसेस ऑन एप्लीकेशन, और न्यू लाइसेंस का रिन्यू कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो हमारा दिया गया हो लाइसेंस बनाने के लिए उनको रिन्यू कर सकते हैं। टू सस्पेंड और कैंसिल एनी लाइसेंस इफ द होल्डर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल। अगर कोई भी लाइसेंस होल्डर जो है वो रूल और एक्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं उसके लाइसेंस को, या कैंसिल कर सकते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है टू इम्पोज कंडीशंस वाइल ग्रांटिंग अ लाइसेंस, और जो कंडीशंस हम लाइसेंस बनाएंगे तब हमें कंडीशंस कुछ देनी होंगी, उन कंडीशंस के हिसाब से हम आगे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। टू इंस्पेक्ट द परमिशन बिफोर ग्रांटिंग अ लाइसेंस, और लाइसेंस बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा कि हम लाइसेंस दे रहे हैं तो इसके पास कुछ है या नहीं, इंडस्ट्री का बेस एरिया चेक करना होगा, और इंडस्ट्री में जो जो रिक्वायरमेंट होगी उन सबको चेक करेंगे, उसके बाद में लाइसेंस ग्रांट करेंगे। टू इंश्योर दैट द लाइसेंस होल्डर फॉलोज ऑल द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल, और ये चेक करेंगे कि जो लाइसेंस होल्डर है वो सभी हमारे एक्ट और रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल लाइसेंस ग्रांटेड, रिन्यूड, सस्पेंड और कैंसल, और इनका जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसके पास रिकॉर्ड होगा लाइसेंस का, जो कि ग्रांट करी गई होंगी, रिन्यू करी गई होंगी, सस्पेंड या कैंसिल करी गई, सबका रिकॉर्ड लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास रखा है। अब शॉर्ट में देख रहे हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी हु ग्रांट्स लाइसेंस एंड इंश्योर्स दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ गुड क्वालिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये हमारा लाइसेंस ग्रांट करती है ताकि हमारी ड्रग्स जो हैं वो ड्रग और कॉस्मेटिक में सेफ हों, इफेक्टिव और गुड क्वालिटी की हों। ये हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो गया। इसके फंक्शन देख लिए हमने, शॉर्ट में भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लास्ट एंड सेकंड टॉपिक है हमारा ये। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इट मीन्स द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये अथॉरिटी हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टू एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स इन द स्टेट। जो कि गवर्नमेंट कहती है, जनरल एक्सरसाइज कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का एक्ट, हमारे जो एक्ट गवर्नमेंट ने दिए हैं और रूल के तहत। फंक्शंस और पावर ऑफ ड्यूटीज़ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कंट्रोल ये हमारी कंट्रोल अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है हमारी दवाई का मैन्युफैक्चरिंग, सेल, एक्सहिबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब इसके फंक्शन पावर देखते हैं। पावर ड्यूटी, एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट रूल्स इन द स्टेट। पूरे स्टेट में ये सुपरवाइज करता है कि कितनी दवाइयाँ बनी है, कहाँ से कहाँ जा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ एडमिनिस्टर हो रही है, कौन कहाँ ले जा रहा है। ठीक है, इशूज़ डायरेक्शन टू ड्रग इंस्पेक्टर, और
जो इशू होता है ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर को बताता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताता है और अदर ऑफिसर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है कि रूल्स के तहत। और उनका अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो इन सबको बताएगा ड्रग इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, फिर वो चेक करेंगे। कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग coordinate the working of all officers and ensures uniform implementation of the provisions of the act। ठीक है। Renews and evaluates the work done by the act by the ड्रग इंस्पेक्टर एंड अदर ऑफिसर। और ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएट वर्क को चेक करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर और अदर ऑफिसर जो हैं कि सही हुआ है या नहीं। कैन कॉल फॉर रिपोर्ट्स रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। और ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी को चेक करेगी, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो किसी को भी किसी अथॉरिटी को कॉल करेगा, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह को, तो वो आके चेक करेंगे ये दवाई, हमारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैसी का दवाई है। ठीक है। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स और डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और भी कुछ फंक्शंस या कुछ काम होंगे जो हमारी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है, वो भी हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी को करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट में इसको भी हम देखते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स इन द स्टेट। ये हमारे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के, हु सुपरवाइजन्स एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल ऑफिसर। और ये क्या करते हैं, हमारे सभी ऑफिसर्स का वर्किंग कंट्रोल करते हैं अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल। और हमारे जो क्या कर चेक करते हैं कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्ट और रूल्स जो दिए गए हैं उनके हिसाब से काम हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब हमारा देखता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर हमारा क्या होता है, सबसे पहले ऐसा पर्सन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 टू इम्पोज एंड प्रोविजन टू द एक्ट एंड रूल। ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है हमारा मेडिकल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया या इंडस्ट्री हो गया। लाइसेंस बनवाने से पहले हमारा इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। ही मस्ट पासेज द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। और जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई होंगी उनको क्लियर होगा तभी वो आगे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है गवर्नमेंट। हिज टर्म एंड कंडीशंस आर एज पर रूल्स। और इसके टर्म कंडीशन जो रूल्स के हिसाब से होंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो रूल और रूल्स बनाए हैं उनके हिसाब से इसको वर्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर को। ठीक है, अब इसका पावर, फंक्शन और ड्यूटीज़ देखने क्या क्या है। टू इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस where drugs and cosmetics are manufactured, sold, stocked or used। ये इसका इंस्पेक्शन इसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा वहाँ जहाँ भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रही हों या सोल्ड हो रही हैं, मतलब बेची जा रही हों या स्टॉक करी जा रही हैं, रखी जा रही हों या एक्सहिबिट करी जा रही हों। टू टेक सैंपल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स फॉर टेस्ट एनालिसिस। और ये सैंपल्स, ड्रग्स का सैंपल ले सकता है उनको टेस्ट और एनालाइज करने के लिए। टू इंटर एंड सर्च एनी प्रीमिसेस विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर इफ नेसेसरी। अगर उसको कोई गड़बड़ लगेगा तो पुलिस ऑफिसर की मदद से वो कहीं भी चेक कर सकता है। टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। और वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगर किसी ने कंप्लेंट दी तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कहीं भी। टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। और जो ये वर्क करेगा वो एक्ट और रूल्स के तहत वर्क करेगा जो गवर्नमेंट ने दिए होंगे। अब हम देखते हैं शॉर्ट में। इट इज़ द इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हु एंश्योर दैट ऑल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आर सेफ एंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। और ये चेक करेगा कि हमारी जो ड्रग्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होंगी और इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, उनमें कोई भी हमारा एडल्ट्रेटेड वगैरह, अडल्ट्रेशन, स्पूरियस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे हमारा यूनिट 2 में। इतना हमारा ये लास्ट टॉपिक था यूनिट 2 का। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक, ये हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। हाँ, सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। आई होप सब लोगों को समझ में आई होगी। अगर जो भी टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो
कहीं पे भी किसी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बोलो, वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपका। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला दूसरा सब्जेक्ट का कोई न्यू यूनिट लाएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और सपोर्ट करते रहिए।